ये है मई जून 21। ठीक है, चलो आओ, इसको देखते हैं। अपन ने इससे आहिस्ता आहिस्ता करके 2022 तक जाना है। ठीक है, आप लोग का पेपर कब है? 5 को है ना? यानी कि किस डे क्या पढ़ा है? डे क्या पढ़ा है अगला? मंडे पढ़ा है। चलो, चलो सही है, 2021 तक तो आ गए ना। आ जाओ। A tourist visits the coast for a holiday. On her first day, she visits the local tourist office for information, goes for a swim in the sea, spends the evening enjoying the view of the coastline, and rents a campsite for an overnight stay. Which activities involve economic goods and which involve free good? भाई देखो मेरी बात सुनो। यहाँ पे उसने बोला कि इकोनॉमिक गुड क्या होता है? इकोनॉमिक गुड वो होता है जो कि लिमिटेड इन वो होता है, क्वांटिटी होता है। फ्री गुड वो गुड होता है जिसकी आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती। ठीक है, और वो अवेलेबल होता है मेजोरिटी ऑफ पीपल के लिए। तो अब बोलता है कि आपके पास इसमें से इकोनॉमिक गुड कौन सा है और फ्री गुड कौन सा है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म लिखी हुई है, स्विमिंग। यार जितना बंदा तैर सकता है तैरेगा ना आराम से। मेरे नहाने इसकी क्या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी भाई? अगर मैं दरिया में जाके नहा रहा हूँ तो क्या मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी? तो स्विमिंग जो है वो आपका फ्री गुड है। सही है, स्विमिंग फ्री गुड है, इकोनॉमिक गुड नहीं है। तो स्विमिंग वाले जितने भी हैं आप उनको काट दो पहली बात। उसके बाद साइट सीइंग। मैं अगर यहाँ से एक बिल्डिंग को देख रहा हूँ सामने, ठीक है, 1 करोड़ बंदा देख सकता है उस बिल्डिंग को, क्या हमारी देखने की वजह से वो टूट तो नहीं जाएगी या छोटी तो नहीं हो जाएगी? तो साइट सीइंग भी आपके पास क्या है? आपका फ्री गुड। ठीक है, तो साइट सीइंग वाली बात को भी काट दो। बचा क्या आपके पास? कैंपिंग एंड इन्फॉर्मेशन। एक कैंप के अंदर, एक टेंट के अंदर कोई गिने चुने 2-3 अफराद रह सकते हैं। अगर मैं पूरा एक कैंपिंग साइट बनाता हूँ तो उसके अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल रह सकते हैं। मैं पहाड़ के ऊपर तो नहीं, पत्थरों के ऊपर तो नहीं कैंप बना सकता ना। मुझे एक प्लेन सरफेस चाहिए। उसके बाद इंफॉर्मेशन, जितने लोगों को नॉलेज दूंगा उतने ही लोगों तक आएगी ना। तो नॉलेज भी आपके पास इकोनॉमिक गुड है। फ्री गुड के अंदर आपके पास क्या आ गया? स्विमिंग एंड साइट सीइंग। नेक्स्ट, which aspect of a planned economy might be viewed unfavorably by a consumer but favorably by a producer? बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी के अंदर हमारे पास कंज्यूमर के लिए अनफेवरेबल है लेकिन प्रोड्यूसर के लिए फेवरेबल है। यहाँ पे देखो कौन सा ऑप्शन अपने पास बोलता है। अब ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम आएगा तो वो तो प्रोड्यूसर के लिए हार्मफुल होगा ना। जबकि उसने यहाँ पे क्या पूछा हुआ है? प्रोड्यूसर के लिए क्या हो? फेवरेबल हो। अ लॉन्ग रिस्पॉन्स टाइम टू चेंजिंग इकोनॉमिक इवेंट्स, तो ये प्रोड्यूसर के लिए बेनिफिशियल है हार्मफुल है? लॉन्ग टाइम लग रहा है, पीएस के हिसाब से देखो हार्मफुल है ना। एन एब्सेंस ऑफ इंसेंटिव टू वर्क एंड टू प्रोड्यूस। एन एम्फेसिस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड। अगर कैपिटल गुड में शॉर्ट टर्म में बनाऊंगा तो कंज्यूमर की नीड नहीं पूरी होगी, यानी कि कंज्यूमर गुड नहीं बनेगा। तो कंज्यूमर किस में चला गया? लेकिन कैपिटल गुड आगे जाके प्रोड्यूसर को तो बेनिफिट देगा ना भाई। तो बेनिफिट आता है। सही। If the rate of inflation rises from 2% to 20%, which function of money is likely to be most affected? Medium of exchange, standard of deferred payment, store of value या unit of account? Deferred payment कैसे भाई? रियल वैल्यू ऑफ मनी तो गिरती रहती है ना। तो वो इन तीनों में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? वैल्यू ऑफ मनी जब गिरती है, स्टोर ऑफ वैल्यू है ना भाई। अगर मैं आज 1000 रुपए से 100 टॉफियां परचेज कर सकता हूँ, 1 साल बाद नहीं कर पाऊंगा। सही है। Which statement would be classified by an economist as a positive statement? Positive statement क्या होता है? Facts. Balancing the budget cannot be more important than reducing inflation. तो यहाँ पे तो भाई वो ओपिनियन की बात करें ना कि या तो बजट इंपॉर्टेंट है या इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। सही है। Maintaining the real income of pensioners need to be a priority. वापस से क्या आ गया? ओपिनियन आ गया। नीड है ना भाई कि हमें करनी चाहिए प्रायोरिटी, लेकिन कुछ और भी आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं प्रायोरिटी के। द गवर्नमेंट द गवर्नमेंट विल नॉट इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेशन। तो ये तो सीधा सीधा फैक्ट हो गया ना भाई, हम बढ़ा ही नहीं रहे। Which statement about price elasticity of supply is correct? It cannot change in the short run. It increases as the time period lengthens. It is infinite in the momentary time period. It is zero in the long run. जी, ठीक है, वो इन इलास्टिक से किधर जाना स्टार्ट हो जाता है? फिर इलास्टिक के ऊपर आगे। The price elasticity of demand for a firm's product is equal to 1 for all price changes. Equal to 1 का मतलब क्या है कि ये कौन सा इलास्टिक होगा? What would be the result of this?
6 बोलता है a percentage increase in price will cause demand to fall by a percentage increase in price will cause demand to increase by the same percentage. सही है गलत है? अबे गधो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? increase in price will increase demand, increase होगी ना. quantity demanded will always be same whatever the price. वो perfectly inelastic होता है. क्या बचा? firm's revenue will always be same. सही है. What leads to a downward shift in the normal supply curve, यानी कि आपके पास सप्लाई जो है फॉल हो रही है. क्या होगा भाई इसका आंसर? अराइज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड और अराइज, सॉरी डाउनवर्ड का मतलब है सप्लाई बढ़ रही है, सॉरी डाउनवर्ड है ना, यानी कि वो ऐसे जा रहा है ये. सही है. तो बोलता है कि भाई अराइज इन द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग गुड, इससे आपकी सप्लाई कम होती है भाई. अराइज इन द सी बोलता है अराइज इन इंटरेस्ट इन द रेट ऑफ सेल्स टैक्स, इससे भी आपकी सप्लाई कम होगी. राइज इन द वेज रेट, इससे भी आपकी सप्लाई कम होगी. अच्छा ये वाले जो चीज है ना भाई, इसके अंदर आपको कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी और ये सीख लो, ये अक्सर आता है और क्या पता आ भी जाए. बोलता है मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम विद 100 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ $10 ईच. The price elasticity of supply for the product is 2 and the price elasticity of demand for a product is -1. 2 का मतलब क्या है कि आपके पास सप्लाई इलास्टिक है और -1 का मतलब क्या है कि पीडी क्या है? यूनिटरी इलास्टिक है. इक्वल्स टू 1 है भाई. इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? यूनिटरी इलास्टिक. सही है. अब यहाँ पे आओ. बोलता है कि व्हाट विल बी द स्टेट ऑफ द मार्केट इफ द मिनिमम प्राइस ऑफ $11 इज इम्पोज्ड. अच्छा भाई पीडी के हिसाब से देखो, जितने परसेंट से प्राइस में चेंज आ रहा है उस हिसाब से हमने इसको देखना है. अब देखो यहाँ पे आओ. आप पहले 100 यूनिट बेच रहे थे. सही है. आप 100 यूनिट बेच रहे थे, प्राइस कितनी थी? 10. अब प्राइस कितनी हो गई है? यानी कि प्राइस कितने परसेंट से बढ़ा है? 10% से. तो अगर 10% से आपके पास प्राइस बढ़ रही है तो आपके पास सप्लाई बढ़नी चाहिए और डिमांड पे क्या इफेक्ट आना चाहिए. ये तो बेसिक सी बात है. अब मुझे एक बताओ कि पीईएस क्या चल रही है आपके पास? इलास्टिक वैल्यू क्या है? 2, यानी कि डबल. जितने परसेंट से प्राइस बढ़ी है उसके डबल अमाउंट से आपके पास सप्लाई इंक्रीज होगी. यही कहानी है. जितने परसेंट से आपके पास प्राइस बढ़ी है उसके डबल अमाउंट से आपके पास सप्लाई इंक्रीज होगी. प्राइस कितने परसेंट से बढ़ी है? तो सप्लाई कितने परसेंट से बढ़नी चाहिए? 20% से. पहले आप कितनी सप्लाई दे रहे थे? 100. आपकी सप्लाई भी 100 थी, डिमांड भी 100 थी. तो आपकी सप्लाई अब 100 को अगर मैं 20% इसके अंदर ऐड कर दूं तो कितनी हो जाएगी आपके पास? 120 हो गई. अच्छा अब पीडी क्या चल रही है? यूनिटरी. यानी कि जितने परसेंट से आपके पास प्राइस इंक्रीज हुई है सेम अमाउंट से आपके पास डिमांड में क्या इफेक्ट आना चाहिए? डिमांड कम हो जानी चाहिए. तो आप 100 पहले डिमांड दे रहे थे ना, तो 100 को 10% से गिरा दो, माइनस कर दिया आपने. सही है. तो कितना हो गया ये? कितने की आ गई एक्सेस सप्लाई? 30 की. तो आपका आंसर क्या बन जाएगा 8 का? समझ में आ गई ये बात? आगे और इक्विलिब्रियम आपका एक्स चल रहा है. द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मीट राइजेस. जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मीट बढ़ेगी तो उससे आपकी सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा? सप्लाई कम हो जाएगी, पीछे की तरफ आ जाएगी. ठीक है. अब आप आ चुके हैं S2 के ऊपर. एंड देयर इज अ ट्रेंड फॉर कंज्यूमर्स टू चेंज फ्रॉम मीट टू वीगन नॉन एनिमल डाइट. इससे आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आएगा? डिमांड आपके पास कम होगी तो आप किधर आ जाएंगे? D2 के ऊपर. आंसर क्या बन गया? गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्स. गुड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सही है जी. अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है. What will be the effect on the equilibrium price and equilibrium quantity of good X of an increase in the supply of good Y. अच्छा बोलता है कि अगर आपके पास गुड Y की सप्लाई बढ़ती है, यहाँ पे देखो पहले ये डिमांड आ गई, ये आपके पास सप्लाई आ गई, ये प्राइस क्वांटिटी आ गई. ठीक है. अगर आपके पास गुड Y की सप्लाई बढ़ती है तो गुड Y की प्राइस पे क्या इफेक्ट आ रहा है? और कॉम्प्लीमेंट्री गुड यही बोलता है ना कि अगर एक गुड की प्राइस कम होगी तो दूसरे की क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? बढ़ जाएगी. तो गुड एक्स की डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा होगा? यहाँ पे आओ डायग्राम को देखो, एक्स की बना रहा हूँ यहाँ पे. ये डिमांड है,
ये सप्लाई है, ये प्राइस और क्वांटिटी चल रही है, आपकी डिमांड पे क्या इफेक्ट आ रहा है? डिमांड जब आपकी बढ़ेगी तो प्राइस लेवल पी से P1 और क्वांटिटी क्यू से, तो आप देख लो आपके पास दोनों क्या हो रहे हैं, इंक्रीज है। ठीक है। A private company achieves a producer surplus at the market equilibrium price. What might reduce the size of the private company's producer surplus? Producer surplus आपके पास होता है area above supply curve below price level. तो बोलता है कि भाई ऐसा क्या हो जिससे आपका प्रोड्यूसर सरप्लस गिर जाए। प्राइवेट कंपनीज चूज टू प्रायोरिटाइज प्रॉफिट ओवर कंज्यूमर नीड। तो भाई आपका प्रोड्यूसर सरप्लस का तो एरिया होता ही प्रॉफिट वाला है ना। अगर आप प्रॉफिट को प्रायोरिटी दे रहे हो इसका मतलब है प्रोड्यूसर सरप्लस आपके पास और बढ़ रहा है। ठीक है। प्राइवेट कंपनी स्टार्ट टू पे डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो भाई वो आपका एक्सपेंस होता है, वो आपका एक्सपेंस होता है, वो आप अलग से प्रॉफिट के बाद बेचते हो। ठीक है। सरप्लस क्या होता है कि मैं अभी जो सेल कर रहा हूं वो कितने का सेल कर रहा हूं। ठीक है। द गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ओ सॉरी प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिलो द मार्केट प्राइस। तो भाई अगर हमारे पास गवर्नमेंट जो है मार्केट प्राइस को क्या कर रही है, फिक्सेस द प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिलो मार्केट प्राइस। इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को कम कर दिया उसने, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को कम कर दिया, तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस अब कम करेगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आया, कम हो जाएगी ना, तो उससे तो आपका प्रोड्यूसर प्लस और बढ़ेगा। जबकि उसने क्या पूछा हुआ है आपसे, रिड्यूस। ठीक है। प्राइवेट कंपनी सप्लाई बिकम्स मोर इलास्टिक। यहाँ पे देखो इन इलास्टिक जब होता था तो हमारा प्रोड्यूसर प्लस ज्यादा होता था, जब हमारी सप्लाई इलास्टिक होती थी हमारा प्रोड्यूसर प्लस जो था वो कम होगा। ठीक है। Why would an economist establish the market demand curve for private good? How would an economist establish market demand curve for a private good? सीधी सीधी सी डेफिनेशन पूछी हुई है, और यहाँ पे डेफिनेशन किधर है, मैंने आपको बताई हुई डेफिनेशन, horizontal summation of all individual demand curves. Knowledge of which combination of demand elasticities would be relevant to a firm trying to increase its revenue? एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को पीडी वाईडी एक्सडी पढ़ाया, क्या इन तीनों में से कोई भी ऐसा टॉपिक था जिसके अंदर मैंने यूजफुलनेस ऑफ प्रोड्यूसर ना बताई हो? तीनों में बताया ना, तो तीनों इंपॉर्टेंट हुई आपके लिए, तीनों इंपॉर्टेंट है, साफ सीधी सी बात है। 14th, what will definitely stop following the nationalization of an industry? अगर आपकी नेशनलाइजेशन हो जाती है तो उससे क्या चीज रुक जाएगा? नेशनलाइजेशन का मतलब गवर्नमेंट का इदारा बन चुका है। डिविडेंड पेमेंट टू इंडस्ट्रीज शेयर होल्डर्स, क्योंकि अब आपके पास वो शेयर वाला तो मामला ही खत्म हो गया ना, गवर्नमेंट ने परचेज कर लिया, तो जो भी आपके पास छोटे थे वो तो आपके पास बचा ही नहीं ना कोई, समझे बात को? तो आपके पास ए आंसर है, क्योंकि आप डिविडेंड अब पे नहीं करेंगे प्राइवेट प्रोड्यूसर प्राइवेट इंडिविजुअल्स। जॉब लॉसेज अमंग द इंडस्ट्री वर्कफोर्स, तो इससे तो भाई नेशनलाइजेशन तो नहीं, नेशनलाइजेशन की वजह से तो ये कम होना चाहिए, क्योंकि लोग जॉब गवर्नमेंट जॉब देना शुरू करेगी हर बंदे को। प्राइस इंक्रीज फॉर इंडस्ट्री, क्या गवर्नमेंट आके प्राइस बढ़ाएगी? क्लोजर ऑफ अनप्रॉफिटेबल फैक्ट्री, क्या गवर्नमेंट बंद कर देगी, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू कर देगी क्या? आगे आओ। The diagram shows the effect of the government introducing a subsidy on a product. What are the effects of the subsidy on government spending and consumer spending? मैंने आप लोगों को जब प्रोड्यूसर बेनिफिट कंज्यूमर बेनिफिट वाला केस सारा बताया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि आपने इक्विलिब्रियम के गैप्स देखने, जहां पे आपका इक्विलिब्रियम का गैप आ रहा है इसका मतलब है कि वो वाली प्राइस लेवल कौन पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है। ठीक है। पहले आपके पास इनिशियली ये सप्लाई कर चल रहा था। ठीक है। फिर जब आपको सब्सिडी मिली तो आपका सप्लाई कर किधर चला जाएगा, S1 पे, तो आप आ गए इक्विलिब्रियम ई से E1, आपकी प्राइस लेवल 10 से कितने पे चली गई, तो ये कौन पे कर रहा है प्राइस लेवल, कंज्यूमर पे कर रहा है, कंज्यूमर पे कर रहा है, तो कंज्यूमर को कितने रुपए की बचत हो गई, 2 रुपए की। कंज्यूमर कितने यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ओ सॉरी कंज्यूमर कितने यूनिट कंज्यूम कर रहा है, 120 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दोनों तरफ से इसके रेवेन्यू वो निकाल लेते हैं एक्सपेंडिचर, कि कंज्यूमर का पहले कितना खर्चा आ रहा था, कंज्यूमर का अब कितना खर्चा आ रहा है, जरा निकालो कितना आ रहा है भाई। हम्म।
पहले था आपके पास 100 इंटू 10 कितना आ गया, फिर आपके पास है 120 इंटू कितना आ रहा है 960। कंज्यूमर का खर्चा कितने से कम हो गया, 40। तो कंज्यूमर की जो स्पेंडिंग है कितने से कम हो रही है, 40 से। आंसर आपका ए या सी में से एक है, ठीक है, क्योंकि वो 40 मिलियन यहाँ पे अपने पास शो हो रहा है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको एक बात बताई हुई है शुरू से कि यार देखो ये आपके पास अगर सप्लाई कर्व है फॉर एग्जांपल, सही है, ये सप्लाई कर्व है, आपके पास सप्लाई राइट पर चली गई एस से S1, तो ये आपके पास बीच का गैप किसका गैप होता है, सब्सिडी का गैप होता है। तो यहाँ पे भी तो देखो आपके पास गैप नहीं आ रहा क्या, आ रहा है गैप। अब 12 से 8 गए, यानी कि गवर्नमेंट ने सब्सिडी कितने की दी है, $4 की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी है। अच्छा अब यहाँ पे देखो आप यूनिट कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं इस टाइम पे, 120, 120 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी कि 120 यूनिट पे गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी दे रही है आपको, ₹4 की दे रही है, मल्टीप्लाई करवाओ कितना आ रहा है, सही है। और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, डिक्रीज नहीं होगी, बढ़ेगी, क्योंकि वो सब्सिडी दे रहा है। और कंज्यूमर की स्पेंडिंग पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगी। एड वैलोरम टैक्स डायग्राम S1D1 आपके पास चल रहा है, आर द इनिशियल सप्लाई एंड डिमांड कर्व ऑफ अ प्रोडक्ट, what would be the new supply curve following the removal of an ad valorem tax, ad valorem tax remove हो रहा है, तो सप्लाई पे क्या इफेक्ट आएगा, सप्लाई बढ़ेगी। और एड वैलोरम टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया वो क्या होता है, इनडायरेक्ट प्रोग्रेसिव टैक्स, जितनी वैल्यू बढ़ती रहेगी महंगा होता रहेगा उतना टैक्स का रेट बढ़ता रहेगा। तो क्या इसका कर्व ऐसे बनना चाहिए, क्या इक्वल बनना चाहिए, नहीं, क्योंकि वो चेंज आ रहा है उसके अंदर, तो इसका कर्व कैसा बनता है, ऐसे, मतलब ऐसे समझ लो कि अगर मैं एड वैलोरम टैक्स लगा रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, समझ गैप खुलता रहता है, सही है, आपके पास गैप खुलता रहता है। तो अब मुझे बताओ आपके पास एड वैलोरम टैक्स रिमूव हो गए तो क्या आंसर होना चाहिए, सप्लाई बढ़ेगी लेकिन गैप जो है वो क्या होता रहेगा, खुलता रहेगा। The table shows resources of government revenue in a fiscal year for an economy, sale of government asset, tax on self-employed, carbon वगैरह ये सारे। What is the total amount in billion dollars of tax revenue raised from indirect taxes? Tax revenue raised from indirect taxes। अब यहाँ पे देखो indirect taxes कौन कौन से, सेल ऑफ गवर्नमेंट एसेट, टैक्स ऑन सेल्फ एम्प्लॉयड, कार्बन टैक्स। अच्छा कार्बन टैक्स यानी कि ऑन गुड्स प्रोड्यूस, जो आप पोल्यूशन वगैरह कर रहे हैं, इनडायरेक्ट है। कॉर्पोरेशन टैक्स बिजनेसेस के ऊपर लगता है। कैपिटल गेन्स टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स जो है वो भी आपके पास उस पे लग रहा होता है, रेवेन्यू पे लग रहा होता है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये क्या है, इनडायरेक्ट। एयर पैसेंजर टैक्स, सही है। Education from 4 to 16 years of age in most developed economies is provided at zero price, financed from taxation. Why should the government do this? बताओ भाई, why should government do this? In a free market, consumers have imperfect information, so do not realize the full benefit of education. In a free market, education is not considered a private good. क्यों नहीं होता भाई, आप लोग मेरे पास बैठ के पढ़ रहे हो, प्राइवेट गुड नहीं है क्या ये? In a free market, consumers will be unwilling to pay for education. भाई क्यों नहीं पढ़ रहे हो ना आप लोग, फीस देंगे। In a free market, education is non-rivalrous, non-excludable. Rivalrous है, excludable है, क्या बचा? What will cause a movement along the aggregate supply curve? क्या लिखा हुआ है भाई, मूवमेंट, तो गौर से पढ़ना। A rise in demand for export। अच्छा अगर मेरे पास एक्सपोर्ट बढ़ती है तो उससे मेरा एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड मेरे पास बढ़ गया और सप्लाई में क्या आ रहा है, मूवमेंट आ रही है, पॉसिबल आंसर हो सकता है। राइज इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, कम होगी। राइज इन प्रोडक्टिविटी, शिफ्ट होगी राइट वर्ड। राइज इन रेट ऑफ सेल्स टैक्स, सप्लाई कम होगी। गवर्नमेंट डी वैल्यूज इट्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, छोड़ो सिलेबस का पार्ट नहीं है। 21 As part of its trade policy, government subsidizes the cost of machinery and used to manufacture goods for export. गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी है मशीनरी को जो कि एक्सपोर्टिंग गुड बनाने में आपके पास काम आते हैं। हाउ विल दिस अफेक्ट द बैलेंस ऑफ पेमेंट? अब आपके पास एक्सपोर्ट वाले गुड बना रहे हैं, गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा, प्राइस पे क्या इफेक्ट आएगा?
एक्सपोर्ट पे क्या इफेक्ट आएगा? एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो करंट अकाउंट में क्या इफेक्ट आएगा भाई? डेफिसिट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा 21 में। What is correct about cause of inflation? Cost push inflation can be caused by rising exchange rate. जी, राइजिंग एक्सचेंज रेट यानी कि आप अप्रिसिएट कर रहे हो, नहीं ना? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन उससे डिमांड पुल होगी। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय लोअर इनडायरेक्ट टैक्सेस। लोअर डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय राइजिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय लोअर डायरेक्ट टैक्सेस। अब देखो मेरी बात सुनिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन राइजिंग एक्सचेंज रेट से कैसे होगी भाई? एक्सपोर्ट प्राइस बढ़ जाएगी, क्या एक्सपोर्ट बढ़ेगी? इधर आओ। वो तो हर किसी की तो नहीं होती ना, हर केस तो नहीं होता। मेरी बात सुनो, आपके पास अगर करेंसी अप्रिसिएट हो रही, ठीक है, चलो अगर ये भी ले लें कि आपकी एक्सपोर्ट की डिमांड में लास्ट है कि आपका रेवेन्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन गोरे का माल तो आपके लिए सस्ता होगा ना, वो भी तो बढ़ना स्टार्ट होगा और वो कंपैरेटिवली ज्यादा इंपोर्ट बढ़ाएगा। आपके पास पैसा आएगा तो आप स्पेंडिंग करोगे ना इंपोर्ट्स के ऊपर, तो उससे एग्रीगेट डिमांड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? सही है, डी आंसर है। द फिगर शोन The figures shown are from New Zealand's balance of payment for 2017 according to data published by Stats New Zealand in September 2018. What was the value of balancing item net error and omission account? अच्छा भाई, हमारे पास net error and omission account कैसे आता है? Current account equals to capital plus financial। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख लो, आपके पास कैपिटल ये रहा, करंट अकाउंट ये रहा, फाइनेंशियल आपके पास ये रहा। जरा समझ करो इन दोनों को क्या बनता है ये, दोनों का डिफरेंस निकालना है आपने। 7600 प्लस 1300 करो और फिर इसको माइनस कर दो 7000, 1900। सही है? नहीं नहीं, वो तो ऑलरेडी एडजस्ट हुआ हुआ ना। Two statements are shown. A country can produce a good at a lower opportunity cost than another country। यानी कि यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है? Comparative advantage। ठीक है, a country can produce a greater quantity of a good for the same quantity of input than another country। यानी कि यहाँ पे इसको क्या मिल रहा है? क्या आंसर होगा आपका? आ गया। The diagram shows the effect of the introduction of a tariff on good X by the country Y. What is the revenue in US million received by producer of good X in country Y after tariff is introduced? अच्छा, अब सुनो जरा, बोलता है कि आपके पास जो गुड एक्स है आपका, जब कंट्री वाई में आपके पास टैरिफ लग गया, उससे आपके रेवेन्यू के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर जरा देखो, पहले आपके पास कितने का सरप्लस आ रहा था? 120 का आपके पास सरप्लस आ रहा था। ठीक है, जरा मुझे कैलकुलेटर है आप लोगों के पास, देना जरा। सही, ये लो। अच्छा, तो ये आपके पास कितने की इंपोर्ट आ रही है पहले साल के अंदर? 120, और दूसरे में कितने की आ रही है? 70 की आ रही है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना जरा, हमारे पास जितना भी हमारा रेवेन्यू वगैरह होता है वो सब कहाँ से निकलता है? सप्लाई से। सही है ना? तो अब मुझे एक बात बताओ, पहले आप 10 रुपए के ऊपर कितना माल सप्लाई कर रहे थे? 80, यानी कि आपके पास पहले कितना रेवेन्यू आ गया था? 800। अब 20 रुपए के ऊपर आप कितना माल सप्लाई कर रहे हो? तो 20 रुपए के ऊपर कितना रेवेन्यू आ गया आपका? तो उसने क्या पूछा है? व्हाट इज द रेवेन्यू। उसने आपसे ये नहीं पूछा कि व्हाट इज द चेंज इन रेवेन्यू, उसने आपसे पूछा है व्हाट इज द रेवेन्यू जो प्रोड्यूसर कमाएगा आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। तो सीधा सीधा आंसर क्या है आपके पास? बेसिक सा
ये कंट्री वाई का पूछ रहा है। हाँ, आ गया। Between 2011 and 2013, retailers reported that expenditure on domestically produced and imported goods had reduced. बोलता है कंजम्पशन आपके पास खर्चा कम हो गया है, इंपोर्ट के ऊपर भी डोमेस्टिक वाले के ऊपर भी। This was because consumers did not take out loans as the economy was in recession. What is the likely result of this? बोलता है कि भाई हमारे पास एक तो डोमेस्टिक में भी खर्चा कम हो गया, इंपोर्ट भी कम हो गया, और कंज्यूमर ने लोन नहीं लिया, जिसकी वजह से इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी रिसेशन में थी तो वो लोन नहीं ले सके। What is the likely result of this? A decline in the deficit in the trade account. अगला बोलता है a decline in the level of saving, a decline in terms of trade, a decline in unemployment. पता है? जी। सब लिंक ही नहीं है ना, बताऊं? देखो बी बोलता है सुनो, बी क्या बोलता है? बी बोलता है भाई कि अ डिक्लाइन इन द लेवल ऑफ सेविंग। अगर लेवल ऑफ सेविंग आपके पास कम होती है तो लोग तो स्पेंड ही करेंगे ना। दूसरा रास्ता क्या है? सेविंग नहीं करोगे तो स्पेंड करोगे। लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला? हैड रिड्यूस्ड, दोनों रिड्यूस हुए, तो ये तो ऑप्शन आपके पास गलत है। अ डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, भाई तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का आपसे डोमेस्टिक वालों से क्या लेना देना? टर्म्स ऑफ ट्रेड का तो मतलब ही यही है ना, प्राइस। तो उसका क्या लेना देना? और अगर एक्सपोर्ट प्राइस कम हो रही है यानी कि डोमेस्टिक वाला माल सस्ता हो रहा है, तो उसकी तो कंजम्पशन बढ़नी चाहिए ना। यहाँ पे उसने क्या बोला है? कंजम्पशन आपके पास कम हो रही है। सही है। अ डिक्लाइन इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा तो लोगों के पास जॉब्स आएंगी, इनकम आएगी, स्पेंडिंग बढ़ेगी। अ डिक्लाइन इन द डेफिसिट इन द ट्रेड अकाउंट बैलेंस, ट्रेड अकाउंट बैलेंस का मतलब कि अगर डोमेस्टिक वाला बंदा नहीं खरीद रहा तो पूरे का पूरा माल क्या हो रहा होगा? यही हो रहा होगा ना। एक्सपोर्ट बढ़ी जा रहा है, इंपोर्ट हमारे पास कम होता जा रहा है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? डेफिसिट कम हो गया, हम लोग सरप्लस में जाना स्टार्ट हो गए। ठीक है। देखो उसने आपको ये बोला हुआ है कि आपका डोमेस्टिक पे भी खर्चा कम हो गया और आपका इंपोर्ट पे भी खर्चा कम हो गया। आपका जब दोनों जगह पे खर्चा कम हो गया, इसका मतलब है कि आप तो नहीं खरीद रहे, बाहर वाला खरीद रहा होगा फॉर एग्जाम्पल, तभी तो आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में जाना स्टार्ट हो रहा है, डेफिसिट आपका कम होता जा रहा है। Increased international competition leads to a worsening in country's current account balance। बोलता है कि आपका इंटरनेशनल कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से कंट्री का करंट अकाउंट बैलेंस खराब होता जा रहा है। In the absence of any offsetting factors, how is this likely to affect the exchange rate and domestic cost push inflation? भाई आपका जब एक्सचेंज रेट गिरता रहेगा, वो सॉरी करंट अकाउंट बैलेंस आपका गिरता रहेगा, तो उससे आपके पास आपके एक्सचेंज रेट में क्या इफेक्ट आएगा? एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट होगा तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। रॉ मटेरियल जब महंगा होगा तो आपके पास कॉस्ट में इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। ठीक है। और करेंसी क्या हो रही है? Why are higher interest rates together with increased taxation on expenditure likely to cause domestic deflation? होता है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है और टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, तो उससे डिफ्लेशन कैसे आएगा भाई? क्योंकि ये कौन सी पॉलिसी है? ये कौन सी पॉलिसी है? दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी हैं। और हमारे पास मॉनेटरी और फिस्कल। हाँ बताएं। क्योंकि दोनों कॉन्ट्रैक्शनरी है ना। आगे आओ। Which policy aimed at correcting a balance of trade deficit in an expenditure reducing policy? रिड्यूसिंग पॉलिसी का पूछ रहा है, क्या होगा?
हाँ रिड्यूसिंग और डैम्पिंग, हाँ काटते हैं, हाँ। तो क्या बनेगा, इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेशन की क्या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाते हो, which policy will not cause a reduction in the rate of inflation, इनकम टैक्स कम करोगे बढ़ाओगे सॉरी तो इन्फ्लेशन कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, इसने नॉट पूछा हुआ है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करोगे तो एग्रीगेट डिमांड कम होगा, इंटरेस्ट रेट कम करोगे तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, सब्सिडीज रिमूव कम करोगे मतलब रिमूव कर दोगे तो उससे भी आपके पास इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगी। सही है, कॉस्ट कुछ आता रहेगा आपको। सही है भाई, आपका 2021 जून का पेपर, ठीक है, चलें, अल्लाह हाफ़िज़।